हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है। और आज ऑडियो बुक के सीरीज में अपने माइंड की साइकोलॉजी को कैसे हम समझें, इस पर हम आज आपको ऑडियो बुक के माध्यम से आपको बताएंगे। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं साइकोलॉजी से संबंधित लगातार आप लोग के बीच जो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो बस आप सुनते रहिए और ये ऑडियो बुक साइकोलॉजी को समझें और सुनते रहिए। जो भी काम करते रहिएगा सुनते रहिएगा, हो सकता है कि आप अपने को समझें और जिससे आपको फ़ायदा हो। धन्यवाद। डॉक्टर्स उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर डॉक्टर अंत में यही कहता है कि जब तक मरीज खुद ठीक नहीं होना चाहे तब तक उसका इलाज किसी भी दवाई से किया जाना असंभव है। हम अपने दिमाग की ताकत को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। हालांकि हमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें पूरा कर पाना असंभव है, पर हम में से ही कुछ लोगों ने इन्हीं असंभव कामों को संभव करके दिखाया। और आज भी हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि इन लोगों को विशेष और गॉड गिफ्टेड ही बनाया गया है ताकि वो कुछ बड़ा कर सकें। हमने ये भी मान लिया कि हो सकता है उन लोगों का दिमाग हमसे कुछ अलग हो और इसलिए वो इन चीजों को कर पाए हों जिन्हें करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाए थे। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हम सबका दिमाग लगभग एक जैसा ही विकसित है। तो अगर आप किसी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति को देखते हैं जो किसी क्षेत्र में, तो आपको ये नहीं मानना है कि उसका दिमाग अलग है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उसने अपने दिमाग का आपसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आप भी चाहें तो ऐसे ही बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो आपको अपने दिमाग की शक्ति पहचानने की। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि आखिरकार दिमाग हमारे काम को किस प्रकार से प्रभावित करता है। वैसे तो दिमाग का काम सोचना और अच्छे बुरे डिसीजंस को लेना है, लेकिन ये दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है। पर क्या आप जानते हैं, दिमाग का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। दिमाग का ये हिस्सा हमारी जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा दे सकता है। यही हिस्सा हमारे सोचने के तरीके को तय करते हुए हमें सफल या नाकामयाब बनाता है। तो दिमाग के इसी गहरे राज को हम आपके सामने लेकर आए हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की विश्व प्रसिद्ध किताब यू आर द प्लेसिबो की समरी के जरिए। ये बुक समरी आपको न सिर्फ अपने दिमाग की वास्तविक ताकत को पहचानने में मदद करेगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि आप किस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग एक तरह से हमारी किस्मत लिखता है, और अगर हम इस पर पूरा कंट्रोल रख लें तो हमारी किस्मत लिखने वाले भी हम खुद ही होंगे। तो चलिए, प्लेसिबो के बारे में आपको सारी जानकारी देने के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की कहानी भी बताना जरूरी है जिनकी जिंदगी इस प्लेसिबो इफेक्ट ने बदल कर रख दी। अमेरिका के एक शहर में एक सैम नाम का रिटायर्ड जूते बेचने वाला व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र करीब 70 साल की होगी। उसकी जिंदगी में हेल्थ से जुड़ी कभी कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसे ये एहसास हुआ कि उसे चीजों को निगलने में काफी तकलीफ होती है। जब वो डॉक्टर के पास गया तो पता लगा कि उसके गले में कैंसर है। ये बात साल 1970 की है और उस वक्त कैंसर का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। जब सैम को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गया और ये मान बैठा कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है और उसके पास अब इस दुनिया को देखने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। डॉक्टर ने सैम से कहा कि वो उसकी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए सैम को सर्जरी करानी पड़ेगी। पर सर्जरी के बाद सैम को एक और बुरी खबर मिली। उसे बताया गया कि उसका ये कैंसर लिवर में भी फैल चुका है। अब सैम पूरी तरह से निराश हो चुका था और उसके अंदर जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो अपनी पत्नी के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गया और एक नए डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाने लगा। ये नया डॉक्टर एक अलग किस्म का व्यक्ति था जो सैम से हमेशा मुस्कुराकर बात करता और उसे हमेशा कहता कि वो ठीक हो जाएगा। इस डॉक्टर से मिलने के बाद से सैम काफी बेहतर महसूस करने लगा था। डॉक्टर और सैम काफी करीब आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की बातें किया करते। एक दिन उस डॉक्टर ने सैम से पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो सैम ने कहा कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है और इसलिए उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो कैसे भी करके उसे क्रिसमस तक जिंदा रखने की कोशिश करें। तो उस डॉक्टर ने सैम से वादा किया कि वो जरूर क्रिसमस तक उसे जिंदा रखेंगे। इस घटना के बाद सैम काफी बेहतर महसूस कर रहा था और उसकी हालत में काफी सुधार दिख रहा था। अब उसका खाना पीना भी काफी हद तक ठीक हो चुका था।
लेकिन क्रिसमस के एक हफ्ते लेकिन क्रिसमस के एक हफ्ते बाद सैम की तबीयत फिर खराब हो गई। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल तक सैम काफी अच्छा खासा था, पर अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। डॉक्टर ने जब जांच की तब जांच में ऐसा कुछ भी अलग सामने नहीं आया और 24 घंटों के अंदर सारी कोशिशों के बावजूद सैम की मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो कैंसर से हजारों लोगों की मौत होती है, तो इस केस में ऐसा क्या खास है जो इसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं। दरअसल सैम की मौत के बाद जब उसके शरीर की ऑटोप्सी की गई तो उसमें पाया गया कि उसे कैंसर था ही नहीं। उसके लिवर में बस एक छोटी सी गांठ थी और ये गांठ भी इतनी खतरनाक नहीं थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। इस घटना ने डॉक्टर को यह समझाया कि किसी मरीज का ठीक होना या ना होना दवाइयों के साथ साथ उसके विश्वास पर भी डिपेंड करता है। सैम ने यह मान लिया था कि वो केवल क्रिसमस तक ही जिंदा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो क्रिसमस तक उसे जिंदा रख लेंगे। इस वजह से उसमें एक नया विश्वास आ गया था कि क्रिसमस तक उसे जिंदा रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसका असर उसकी सेहत पर भी दिखा जब उसकी तबीयत काफी ठीक होने लगी थी। पर क्रिसमस खत्म होने के बाद सैम ने मन ही मन ये मान लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो केवल एक ऐसी बीमारी के बारे में सोचते हुए मर गया जो उसे कभी थी ही नहीं। यहीं से हम बात करना शुरू करेंगे प्लेसीबो की। चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि आखिरकार प्लेसीबो है क्या। मेडिकल की भाषा में प्लेसीबो का मतलब होता है मरीज के दिमाग में वहम पैदा करके उसे ठीक करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति खुद ही अपने आप से हार जाता है और ऐसी हालत में वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता। यही वो समय है जब प्लेसीबो अपना काम शुरू करता है। जब कोई डॉक्टर मरीज से लगातार ये कहे कि वो तो बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो इसका उस मरीज के दिमाग पर एक पॉजिटिव असर होता है और ये असर उसके दिमाग पर इतना गहरा पड़ता है कि वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। इसी को हम प्लेसीबो कहते हैं। हमारा सोचने का तरीका हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और ये बात कई बार अलग अलग रिसर्च में साबित भी हो चुकी है। यहाँ तक कि हम कितने साल तक जिएंगे ये इसको भी काफी हद तक अफेक्ट करता है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। मेयो क्लिनिक में साल 2002 में एक रिसर्च पूरी की गई जो करीब 30 साल पहले शुरू की गई थी। इस रिसर्च में करीब करीब 447 लोगों ने हिस्सा लिया और 30 सालों तक उनसे लगातार उनकी हेल्थ के बारे में पूछा गया। इस रिसर्च के अंत में वैज्ञानिकों को ये बात पता लगी कि वो लोग ज्यादा समय तक जिंदा रह रहे थे जो ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक को हम आसान भाषा में एक आशावादी आदमी कह सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव रहने के साथ साथ हर मुश्किल से मुश्किल हालात में उम्मीद की एक किरण ढूंढ ही लेता है। इस रिसर्च में ये पाया गया कि ऑप्टिमिस्टिक लोगों के ज्यादा जीने के आसार 90% से भी अधिक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमारे शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और अगर हमारा दिमाग लगातार ये सोचता रहे कि हमारा लंबे समय तक जीना संभव नहीं, तो ऐसे में वो इस शरीर को बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करता है। जब भी कोई बीमारी शरीर में आती है तो दिमाग में एक बात पहले से ही सेट हो जाती है कि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं जिएगा। दिमाग के कंट्रोल करने की बात को आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च में ये पाया गया कि जितने लोगों की कीमोथेरेपी की जाती है उनमें से लगभग 30% लोग कीमोथेरेपी का सिर्फ नाम ही सुनकर उल्टी कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये वही लोग हैं जो कैंसर से अब रिकवर हो चुके हैं? भले ही कीमोथेरेपी अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सामने अगर कोई कीमोथेरेपी की बात भी करता है तो उन्हें उल्टी होने लगती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो अगर कभी फिर से हॉस्पिटल भी जाएं तो उनका जी घबराने लगता है और उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उन पुराने अनुभवों को एकदम अच्छी तरह से याद रखता है और हमारे शरीर में केवल उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने से ही बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो देखा आपने कि दिमाग की ताकत इतनी है कि वो किसी चीज का असर तब भी दिखा सकता है जब वो चीज असल में आपके अंदर हो ही ना। प्लेसीबो को लेकर एक और रिसर्च की गई और इस बार रिसर्च पार्किंसन बीमारी के मरीजों पर की गई थी। पार्किंसन डिसीज में आपके दिमाग का एक हिस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से आप अपने हाथों और पैरों की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसलिए आपके हाथ और पैर कांपने लगते हैं। इस रिसर्च को करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन मरीजों से कहा कि उन्हें एक ऐसी नई दवा दी जा रही है जिसकी वजह से उनके शरीर का कांपना कम हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया और कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि लगभग सभी मरीज के सिम्टम्स
अब कुछ न कुछ हद तक कम हुए थे। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से किसी को भी ऐसी कोई विशेष दवा नहीं दी गई थी जिसकी वजह से ऐसा हो सके। उन्हें तो बस नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन दिया गया था ताकि उनको ऐसा वहम हो कि उन्हें एक खास दवाई दी गई है। बाद में वैज्ञानिकों ने जब इन मरीजों के दिमाग को देखा तो समझ में आया कि इन मरीजों के दिमाग में डोपामिन पहले से लगभग दोगुना बन रहा था। ज्यादातर इतने डोपामिन को पैदा करने के लिए आपको एक दवाई का बड़ा और स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट ही था जिसकी वजह से दिमाग उस चीज को पैदा करने लगा जिसे पैदा करने के लिए एक मरीज को कई सारी दवाइयां देनी पड़ती है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ऐसी कई सारी रिसर्च हो चुकी है जिनमें यह पाया गया कि दिमाग उन हार्मोन्स को ज्यादा पैदा करने लग गया जिन्हें पैदा करने के लिए नॉर्मली किसी भी मरीज को कई सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं। हमें ये समझना होगा कि आज कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। जैसे कि कुछ लोगों को डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि उनके पैनक्रियाज ने इंसुलिन पैदा करना या तो कम कर दिया है या फिर बंद ही कर दिया है। ये समझना जरूरी है कि इंसुलिन पैदा करने का ये प्रोसेस भी दिमाग पर ही डिपेंड करता है। अगर इस दिमाग पर इंसुलिन पैदा करने का जोर डालें तो शायद प्लेसिबो इफेक्ट के चलते हमें एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी सुधार देखने को मिल जाए। पर इसके लिए पहली शर्त यह है कि उस पेशेंट का पैंक्रिया सही हालत में होना चाहिए। केवल तब ही हम दिमाग के जरिए इंसुलिन पैदा करने का असर उस पर डाल सकते हैं। प्लेसिबो का इतिहास। हमने पिछले एपिसोड में यह जाना कि किस तरह प्लेसिबो इफेक्ट की मदद से मरीजों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया गया। हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग रिसर्च में भी प्लेसिबो का ये असर पेशेंट्स पर हुआ। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे पहली बार ये चीज लोगों के सामने आई और किसने पहली बार इस चीज को नोटिस किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सर्जन हेनरी युद्ध में घायल लोगों का इलाज करने का काम किया करते थे, पर एक बार उनके पास मॉर्फिन दवाई खत्म हो गई। मॉर्फिन वो दवा है जिसे एक मरीज को देने के बाद उसे दर्द का पता ही नहीं चलता। हेनरी को ये बात पता थी कि अगर उसने बिना मॉर्फिन दिए किसी का इलाज किया तो पेशेंट दर्द के चलते शॉक में चला जाएगा और इससे उसकी मौत भी हो सकती है। उसने नर्स को कहा कि वो पेशेंट को एक नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगा दे और उससे कहे कि उसे मॉर्फिन दे दिया गया है। जैसे ही पेशेंट को मॉर्फिन का झूठा इंजेक्शन लगाया गया वो शांत होने लगा और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कि उसे सच में मॉर्फिन दी गई है। इसके बाद हेनरी ने उस पेशेंट का ऑपरेशन भी किया और वो ठीक भी हो गया। हालांकि उसे दर्द तो हुआ था लेकिन तब भी उस दर्द को उसने बिना ज्यादा तकलीफ के सहन कर लिया और शॉक में भी नहीं गया। हेनरी को इस बात को लेकर बहुत हैरानी हुई कि आखिरकार कैसे एक मामूली इंजेक्शन इंसान के दिमाग में इतना वहम पैदा कर सकता है कि उसे ऑपरेशन जितना भयंकर दर्द भी महसूस ना हो। इस घटना के बाद हेनरी के पास जब भी मॉर्फिन खत्म हुई उसने यही प्रोसीजर बार बार दोहराया। वो पेशेंट को एक नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन देता और उन्हें कहता कि उसे मॉर्फिन दे दिया गया है और इस तरह उसने बिना मॉर्फिन के ही कई सारी सर्जरीज कर दी। साल 1955 में हेनरी ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने ये बात की कि किस तरह हमारे थॉट और बिलीफ सिस्टम से हम फिजिकल रियलिटी को बदल सकते हैं। ये बात तो तय है कि हेनरी से पहले भी कई सारे लोगों के जीवन में इस चीज से फर्क आया होगा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपके ऊपर भी प्लेसिबो इफेक्ट ने अपना असर दिखाया हो। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है। जब एक छोटे बच्चे को चोट लगती है तो पहले कुछ सेकंड तो वो चुप रहता है और जब घर वाले उसे चोट लगने पर कुछ करने लगे या उसकी चोट लगी हुई जगह पर मालिश करने लगे तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चे को ये बात पता होती है कि उसके घर वाले ऐसा उसके साथ तब करते हैं जब उसे कभी दर्द होता हो। तो अगर कभी उसके घर वाले ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसे दर्द हो रहा होगा, भले ही उसे दर्द ना हो रहा हो। इस तरह से वो दर्द को महसूस करके रोना शुरू कर देता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट सदियों से हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन इसके बारे में गहरी रिसर्च 20वीं सदी में आकर ही शुरू हुई और आज भी इसके ऊपर लगातार रिसर्च जारी है कि कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे शरीर पर इतना ज्यादा असर दिखा सकता है। भारत में ज्यादातर लोग साईं बाबा की कहानी जानते हैं कि कैसे वो अपने बीमार भक्तों को एक विभूति देते थे और उससे उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। उन भक्तों को साईं बाबा पर इतना विश्वास था कि वो मन ही मन इस बात को मान लेते कि इस विभूति को अपने सर पर लगाने से वो ठीक हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अलावा क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिखेंगे जहां केवल विश्वास के चलते लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार होते देखे हैं। आज भी वैज्ञानिक प्लेसिबो इफेक्ट की लिमिट के बारे में सोचने में लगे हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस रहस्यमयी ताकत की सीमा क्या है और किस हद तक इसका असर लोगों पर पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए
कैंसर के मरीज को डॉक्टर हमेशा पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं। चलिए अब हम प्लेसिबो का उल्टा यानी कि नसीबों के बारे में बात करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे शरीर पर किस तरह का असर करता है। अलग अलग सिविलाइजेशन की पुरानी कहानियों में एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये कि उन सब में श्राप देने की कहानियां बहुत मशहूर होती हैं।